Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahir Jameel and I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is application of various processes in pharmacy part 2. So let us start with the topic applications of different processes in pharmacy part 2. First process is surface tension. Surface tension is a contractive tendency of a surface of a liquid that allows it to resist any external force. The cohesive forces among liquid molecules are responsible for the phenomenon of surface tension. Surface tension means जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी या सरफेस ऑफ लिक्विड जो हो वो एक्सटर्नल फोर्स को अलाउ ना करे और उसमें रेजिस्टेंस शो करे। ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिनमें कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं विच अकर्स विद इन दी मॉलिक्यूल ऑफ अ सेम सब्सटेंसेस। सरफेस टेंशन इज़ द रीज़न वाई रेन ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर स्फेरिकल इन शेप। यही रीज़न है जिसकी वजह से रेन ड्रॉप या ड्रॉप ऑफ ऑयल आपके स्फेरिकल शेप के हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि वो सरफेस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्ट नहीं करते। Applications of surface tension in pharmacy. The chemical activity, adsorption, dissolution and bioavailability of drug में depends upon the surface of molecule. तो जितनी भी आपके ड्रग्स की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि adsorption, dissolution and bioavailability of drug वो आपके surface tension पर डिपेंड करती है। आप इस सरफेस टेंशन से आप को मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस भी आ सकते हैं। आप उसमें क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज को भी इम्प्रूव करना चाहें तो आप सरफेस टेंशन की हेल्प ले सकते हैं। Then we have pH. pH is a unit of measure which describes the degree of acidity or alkalinity of a solution. आपका जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है तो वो pH पर डिपेंड करता है, और इसका स्केल जो है 0 to 14 है। ये आपको इमेज में स्केल शो हुआ है कि 0 to 14 से आपका pH स्केल है, जिसमें आपको ये बताते हैं कि 7 से जो नीचे हैं वो आपके एसिडिक सोल्यूशंस हैं और 7 से ऊपर जितने भी pH होंगे वो उसका अल्कलाइन या बेसिक pH है, और 7 न्यूट्रल pH है जो कि वाटर का pH है। तो आप pH को नेगेटिव लॉगरिथम और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि फॉर्मूला में मेंशन्ड है। फिर वही सेम बात कि 7 से कम जिनका pH होगा वो एसिडिक होंगे, 7 से ऊपर जिनका pH होगा वो अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। न्यूट्रल pH 7 जो वाटर का होगा और ब्लड का pH आपके पास 7.35 है। अब आप pH को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? आप pH मीटर के थ्रू भी डिटरमिन कर सकते हैं और pH इंडिकेटर के थ्रू भी आप अपने pH को डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके सोल्यूशन का pH या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। एप्लीकेशंस इसकी क्या है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन सुटेबल pH फॉर अ ड्रग। आप ड्रग्स के pH को डिटरमिन करने के लिए भी pH का फिनोमिना यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स जो होती हैं आपकी आई ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ओरल सोल्यूशंस, इंजेक्टेबल्स वगैरह, उनके अप्रोप्रिएट pH होना चाहिए ताकि वो बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक रहें। Then we have buffer. Buffer is a compound or mixture of compound that resists to changing pH of any solution or slightly addition of acidic or basic solution or compound. Buffers वो substances या वो compounds होते हैं जो pH की चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। इफ़ आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, आप चाहते हैं कि उसका pH डिस्टर्ब ना हो, ना एसिड से बेसिक की तरफ जाए ना बेसिक से एसिडिक की तरफ आए, तो आप बफर्स को ऐड कर सकते हैं कि इफ़ अगर कंपाउंड या सोल्यूशन में आप एसिड या बेस डाल भी दें तो आपका pH डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बफर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके सोल्यूशन का या कंपाउंड का pH चेंज ना हो। Applications of buffer in pharmacy. Buffers are most widely used in biological industry to preserve the pH of biological compounds and fluids. आप इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ताकि आप अपने कंपाउंड्स और फ्लूइड्स का pH प्रिजर्व रख सकें, मेंटेन रख सकें। इंजेक्शंस और अदर डोजेज फॉर्म की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप बफर्स को मस्ट ऐड करते हैं। बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी आप बफर्स को यूज़ कर सकते हैं। Then we have isotonic solution. Isotonic solution is a solution that has the same salt concentration as to normal cells of the body and blood. आपके नॉर्मल सेल्स बॉडी के या ब्लड के उसमें जितनी सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन है वैसे ही आइसोटोनिक सोल्यूशन की भी सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है।
In general sense, two solutions are isotonic when they contain the same amount of solutes or dissolved substances. जब आपके पास दो solutions हो तो आप उनको isotonic कह सकते हैं अगर उनमें salts की या solutes की concentration same हो। तो examples हमारे पास isotonic solutions की है dextrose 5% in water, Ringer solutions and normal saline solution 0.9% weight by volume sodium chloride solution। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की जिनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बॉडी और बॉडी फ्लूइड्स के साथ बिल्कुल सेम है। Then we have hypertonic solution. Hypertonic solution is one with a higher concentration of solute outside the cell than inside the cell. सेल के बाहर जब आपकी solute की concentration ज़्यादा होगी और सेल के अंदर जब आपकी solute की concentration कम होगी तो उसको आप कहेंगे hypertonic solution. When a cell is dipped in hypertonic solution, water will move outside from the cell in order to balance the concentration of solute. जब भी आप सेल को hypertonic solution में रखेंगे तो आपके जो water होगा वो सेल से बाहर आ जाएगा और आपका जो सेल है वो shrink हो जाएगा due to hypertonic solution. Hypotonic solutions has a lower concentration of solute outside the cell than inside the cell. When a cell is dipped in hypotonic solution, water will move into the cell. जब भी आप hypotonic solution में अपना सेल रखेंगे तो water जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सेल है वो स्वेल भी हो सकता है या फिर बर्स्ट भी हो सकता है। Applications of isotonic solution in pharmacy. Isotonic solutions are used in physiological experiment and tissue cultures. Isotonic solutions are used to balance the electrolytes. आप electrolyte balancing के लिए भी इसको use कर सकते हैं। Physiological conditions को भी maintain करने के लिए आप इसको use कर सकते हैं। आप इसको medicinal properties या purposes की वजह से भी use कर सकते हैं, जैसे कि हम normal saline 0.9% weight by volume sodium chloride solution use करते हैं ताकि आप अपने wounds को, जख्मों को flush कर सकें या उनको साफ कर सकें। Normal saline is also used IV for patients who cannot take fluids orally. आप इसको as an IV infusions या उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। Saline is also used for nasal washes to relieve some of the symptoms of common cold. आप अपने नोज़ को वॉश करने के लिए भी saline solution का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप common cold के symptoms को ट्रीट कर सकें। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो सेल की कंडीशन देखें बिल्कुल सही है। अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अपने सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाएगा, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि सेल आपके पास बर्स्ट हो जाएंगे या स्वेल हो जाएंगे क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने हमेशा अपने सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को आइसोटोनिक रखना है ताकि वो बॉडी और बॉडी फ्लूइड्स के साथ कंपैटिबल रहे। देन वी हैव एडजॉर्प्शन. Adsorption is a surface phenomena in which molecules of a substance such as gas or liquid collect on the surface of another substance such as solid. जब भी आप solid लें और उसके ऊपर आपके पास गैस या लिक्विड की कलेक्शन हो जाए तो उस फिनोमिना को आप कहेंगे एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन AD। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है कि सरफेस पे ही आपके गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। फिर हमारे पास टू टाइप्स की एडजॉर्प्शन है, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल में क्या होता है कि आपके जब भी लिक्विड गैस का इंटरेक्शन होगा सॉलिड पार्टिकल्स के साथ, उनके सरफेस के साथ, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो उस टाइप को आप कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसमें एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, मैनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम GIT एंड स्किन थ्रू फिजिकल एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं GIT या स्किन की, तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती हैं। फिर है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल बाइंड्स टू सॉलिड पार्टिकल सरफेस थ्रू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन. जब भी आपके लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स सॉलिड सरफेस के साथ बाइंडिंग करें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो उसको आप कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन. इसमें इन्होंने दिए हुए एक्यूमुलेशन ऑफ O2 ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. जब भी आयरन के ऊपर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाए तो आपका जो आयरन होता है या मेटल होता है उस पर रस्ट जंग लग जाता है. तो ये आपके पास एग्जाम्पल है केमिकल एडजॉर्प्शन की.
अब एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या है फार्मेसी में? एड्जॉर्प्शन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी। ड्रग्स की अगर आपने एब्जॉर्प्शन करवानी है स्किन और जीआईटी के थ्रू तो आप एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना या मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का भी यही सेम मैकेनिज्म है। In the preparation of gas mask using activated charcoal to avoid poisonous gas, आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिलिका जेल कैन बी यूज टू रिमूव मॉइस्चर एंड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल आपके पास एड्जॉर्प्शन करता है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू प्योरीफाई एंड सेपरेट पिगमेंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। आप क्रोमेटोग्राफी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मेन मैकेनिज्म टू कॉम्पैक्ट विद इंटेस्टिनल टॉक्सिन। इंटेस्टिनल टॉक्सिन की कंपैक्शन के लिए भी आप एड्जॉर्प्शन को यूज़ कर सकते हैं। Then we have centrifugation. Centrifugation is a process that involves the use of centrifugal force for the sedimentation of mixture with a centrifuge. Centrifuge आपके पास एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें आप सेडिमेंटेशन कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेंट्रीफ्यूज चलता है और सेंट्रीफ्यूगेशन पॉसिबल होती है। आप इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रोटेशन के थ्रू अपने सॉलिड्स और लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। आप ब्लड और प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की सेपरेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो फोर्स यूज़ होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होगा। एप्लीकेशंस इसकी क्या है? अ सेंट्रीफ्यूज इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक्स। आप ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, प्लाज्मा वगैरह हो गया, तो आप ब्लड की सेपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क। आप मिल्क से अगर फैट रिमूव करना चाहें तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पास फिर स्किम्ड मिल्क प्रोड्यूस होगा विदाउट फैट्स। द क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइन। आप वाइन की क्लैरिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब्स। आप यूरिन और ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। Then we have crystallization, a method which is used to convert liquid into solid by using evaporation, cooling or precipitation is known as crystallization. Crystallization वो method होता है जिसमें आप liquids को solid में convert करते हैं by using three phenomena, that is evaporation, cooling and precipitation. इसकी एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में? इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्योरीफिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग्स। जब भी आप लिक्विड को रिमूव कर लेंगे तो आपके पास एक प्योर सॉलिड सब्सटेंस आपको ऑब्टेन हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। पेनिसिलिन जी विच इज़ अ टाइप ऑफ पेनिसिलिन, आप उसको भी सॉलिडिफाई कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ यूज टू गेट प्रोटीनिशियस ड्रग इन सॉलिड फॉर्म। आप प्रोटीन या प्रोटीनिशियस ड्रग को भी सॉलिड फॉर्म में अगर ऑब्टेन करना चाहें तो आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इनहेंस। जब भी आप क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और आप इसको प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक तो सॉलिड ड्रग्स ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए या इनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप प्योरीफिकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। Then we have delucescence, the process by which a substance absorbs moisture from the atmosphere until it dissolves in the absorbed water and forms solution. ये फिनोमिना वो फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और वो उसी वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है और एक सोल्यूशन सा बना देता है। तो इसको आप कहेंगे डिलिक्वेसेंस। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच एन एनहाइड्रस कंपाउंड, एनहाइड्रस कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मॉइस्चर या वाटर कंटेंट नहीं होता, तो वो सराउंडिंग से वाटर को लेता है और अपने आप को हाइड्रेट कर लेता है, मींस अपने आप को वाटर में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो जब भी आप इनको मॉइस्चर में रखें या एयर में रखें तो एटमॉस्फेयर से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और सोल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। फिर इसमें और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, लेकिन वो सॉल्यूशंस को नहीं बनाते, वो जस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और डिलिक्वेसेंस के फिनोमिना में सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है जब भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो। फॉर एग्जांपल शुगर, सोडियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये आपके पास हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की एग्जांपल हैं। अब एप्लीकेशंस क्या हैं डिलिक्वेसेंस की? तो आप वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
आप डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स की प्रिजर्वेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्टिलेशन. It is the method which is used to separate different chemical substance on the basis of their volatilities. Volatile nature की basis पे आप जब अपने chemical substances को सेपरेट करें तो उसको आप कहेंगे डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन आप लिक्विड्स की प्योरीफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. जब आप लिक्विड्स को प्योरीफाई करना चाहें या सेपरेट करना चाहें तो आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन. तो फार्मेसी में डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं कि आप लिक्विड्स की प्योरीफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. आप वाटर को भी डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं. वोलेटाइल सब्सटेंस की प्योरीफिकेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप वोलेटाइल ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए भी डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं. आप परफ्यूम्स और एरोमेटिक लिक्विड अगर आपने पार्ट ऑफ प्लांट से एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आप डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन को आप यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पिरिट, अल्कोहल एंड ईथर. Steam distillation is used for the distillation of water immiscible liquid of high boiling point. जिन liquids के high boiling point है जो water immiscible हो तो आप steam distillation के थ्रू भी उनकी separation या उनको purify कर सकते हैं. Then we have vaporization. Conversion of substance from liquid phase into gaseous vapor phase is called as vaporization. जब भी आप liquid phase को gaseous phase या vapor phase में convert करें तो उस phenomena को आप कहेंगे vaporization. Vaporization is the process by which a liquid is turned into gas. जब भी liquid जो है वो gas में या vapors में convert हो जाए तो उसको आप कहेंगे vaporization. और जब आप solid को directly vapors में convert करें तो आप उसको कहेंगे sublimation as discussed in the last lecture. फिर हमारे पास टू टाइप्स की वेपोराइजेशन है. फर्स्ट है एवेपोरेशन एंड सेकंड इज बॉइलिंग. एवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दैट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. अगर आप वेपोराइजेशन करवाना चाहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड तो आप एवेपोरेशन का फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं. ड्यूरिंग एवेपोरेशन लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर. अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो या बिलो हो तो आप इवेपोरेशन करवा सकते हैं और अपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बॉइलिंग रेफर्स टू हीटिंग अप अ लिक्विड अंटिल इट रिलीजेस वेपर्स. बॉइलिंग आप अपने लिक्विड को हीट करते हैं जब तक वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए. तो अबव बॉइलिंग पॉइंट आप अपने लिक्विड को हीट करते हैं ताकि वो गैशियस या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. जैसे कि वाटर को हम 100 डिग्री तक बॉईल कर सकते हैं जिसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये आपके बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड अकर होगा और इवेपोरेशन अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड अकर होगा. Then we have lyophilization, also known as freeze drying. Lyophilization is a process which extracts the water from food and other products so that the food or product remain stable and are easier to store at room temperature. Lyophilization सबसे important pharmaceutical process जिसको आप freeze drying भी कह सकते हैं. इसमें आप क्या करते हैं कि आप फूड में से या प्रोडक्ट में से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, माइक्रोबियल अटैक के चांसेस कम हो जाएं और आप उसको इजीली रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकें. तो लायोफिलाइजेशन बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जो आप मटेरियल की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप लायोफिलाइजेशन जो है सब्लिमेशन के मैकेनिज़्म पे एक्ट करता है जिसमें आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो आपका डायरेक्ट वेपर्स या गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. To extract the water, the process of lyophilization consists of freezing the food so that the water in the food becomes ice. आपने अपने सब्सटेंस को या फूड को फ्रीज़ करना है ताकि वो आइस बन जाए. फिर वैक्यूम के थ्रू आपने सब्लिमेशन करवानी है ताकि जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए. फिर आप वाटर वेपर्स को उससे रिमूव कर लेंगे. वंस द आइस इज सब्लिमेटेड द फूड आर फ्रीज ड्राइड. जब भी आपका आइस सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू पास हो जाए या जो आपने फूड को आइस बनाया हो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्रॉस कर ले तो आपके जो फूड्स हैं वो फ्रीज ड्राइड हो जाएंगे. फिर
लाइफलाइजेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं फार्मेसी में? फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफन यूज फ्रीज ड्राइंग टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन एंड अदर इंजेक्टेबल्स। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना चाहें तो आप उसको फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। मींस आप उसको आइस में सॉलिड में कन्वर्ट करें, फिर सब्लिमेशन के थ्रू उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लें, वाटर के जो उसके अंदर वाटर होगा उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लें, वाटर को रिमूव कर लें और आपका जो सब्सटेंस है वो फ्रीज ड्राइड हो जाएगा, जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट की वैक्सीन्स की इंजेक्टेबल्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। By removing the water from the material and sealing the material in a while, the material can be easily preserved, stored and shipped. आप फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट को easily प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसकी शिपमेंट भी आप पॉसिबल कर सकते हैं जब आप उसको फ्रीज ड्राई कर दें। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।